किस प्रकार से आप यूपीएससी की सिविल सर्विसेज परीक्षा के माध्यम से त्रिस्तरीय एग्जाम में प्री, मेंस और इंटरव्यू क्वालिफाई करके फाइनल लिस्ट में जगह बनाते हैं और फाइनल लिस्ट में बनी जगह के अनुसार अपनी वरीयता के हिसाब से आप पद पाते हैं। उसी क्रम में पूजा खेदकर भी शामिल थी, जिन्होंने बहुत सारे एस्पिरेंट्स में से निकलकर फाइनली लबासना के अंदर ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग लेकर के ट्रेनी ऑफिसर के रूप में पद स्थापित पुणे के अंदर की गई। साथियों, महाराष्ट्र कैडर आपको मिला, आप 2022 कैडर की आईएएस ऑफिसर हैं। हिंदुस्तान टाइम्स ने पुणे कलेक्टर सुहास दिवसे की तरफ से दाखिल की गई एक रिपोर्ट के हवाले से लिखा है कि पूजा खेदकर बार बार अलग कैबिन, कार और रहने के लिए आवास और एक पियोन जैसी मांग रखती थी। खास बात यह है कि उन्होंने 3 जून को ही ट्रेनी के तौर पर ज्वाइन करने से पहले ही यह मांग रख दी थी। यानी 2022 की फाइनल लिस्ट में आपने जगह बनाई, जगह बना करके आप फाइनल लिस्ट में आई और उसके बाद जब आपको अपनी पोजीशन पर पहुंचना था उससे पहले ही, यानी 3 जून को ज्वाइनिंग थी, उससे पहले ही आप अपने पहुंचने से पहले प्रोबेशन में, यानी कि जब तक ये पद पूर्ण पद नहीं बना है, आपको अभी प्रशिक्षु के अधिकार के रूप में लगाया गया है, आपको अभी बहुत कुछ सीखना है। इससे पहले ही ये यहां पर स्थापित लोगों को कॉल करके अपने बारे में सुविधाओं की मांग कर रही थी। यह जानकारी भी सोशल मीडिया पर फिलहाल लीक हो चुकी है। पूजा खेदकर के द्वारा अपने इंट्रो में व्हाट्सएप पर जो सुविधाएं मांगी गई उनका जिक्र इस समय वायरल है, जिसमें ये अपनी तरफ से बता रही हैं कि मैं 3 जून के दिन वहां पहुंचूंगी तो मुझे क्या क्या चाहिए होगा, मेरी क्या व्यवस्था है, मेरे रहने के लिए क्या अरेंजमेंट्स किए गए हैं। इनके इन सभी चीजों के चलते जब सामने की तरफ से जवाब देने वाले व्यक्ति ने कहा कि मैडम आप आएंगी तो सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी, तो इन्होंने कहा कि नहीं, मेरे आने से पहले मुझे बता दीजिए सो दैट मैं उसके अकॉर्डिंग अरेंजमेंट कर सकूं। मैडम अपने होम कैडर में थी, अपनी ही घर में थी, पुणे ही इनका निवास है, वहीं की रहने वाली थी, वहीं पर पद पर आसीन होने जा रही थी, तो पहले ही दिन अपने पर्सनल रुतबे से यहां पर पहुंची। आप अपने रुतबे में ऑडी कार पर बत्ती लगाकर पहुंचती हैं। आप प्रशिक्षु अधिकारी हैं, लेकिन आपको वहां पर ऑफिस दिखाई नहीं देता। ऐसी स्थिति में आप अपने से सीनियर अधिकारी के ऑफिस में एंट्री करके, चूंकि वहां अधिकारी नहीं थे, तो उनके ऑफिस में बैठ जाती हैं और उनका सामान हटा देती हैं। साथ ही साथ इनके पिताजी भी यहां पर साथ थे, जिनके बारे में पता चला कि वो रिटायर्ड सिविल सर्वेंट हैं और वहां पर वो अन्य जो सहायक अधिकारी हैं उन्हें धमकाते हुए दिखाई दिए, जो उनसे कह रहे थे कि आप वो नहीं बन पाएंगे जो हमारी बिटिया बन गई हैं, तो इनकी सब लोग अपनी तरह से व्यवस्थाएं करें। खैर साहब, इनकी ये जो चर्चा है धीरे धीरे महकमे दर महकमे ऊपर पहुंचने लगी। 18 जून से 20 जून की अवधि में अपर कलेक्टर ने मंत्रालय में आए, मतलब मंत्रालय के बारे में ये सारी जानकारियां जो हैं, जो इनसे ऊपर के कलेक्टर पर मतलब देखिए, ये असिस्टेंट कलेक्टर लगी थी, इन्होंने अपने से ऊपर वाले जो एडिशनल कलेक्टर की पोस्ट पर बैठे हुए व्यक्ति थे उनके ऑफिस को कब्जा लिया था। उन्होंने इनकी शिकायत की तो कलेक्टर महोदय ने सीएस तक इस बात को पहुंचाया और कहा कि सर, ऐसी महिला को अपने होम डिस्ट्रिक्ट में प्रोबेशन के दौरान ना लगाया जाए, नंबर 1, और इनकी जो मांग है, इन मांग की पूर्ति हम तो नहीं कर सकते, यदि सीएस लेवल पर, चीफ सेक्रेटरी लेवल पर कुछ हो सकता है तो प्लीज मार्गदर्शन करें। यह बात तब तक तो ठीक थी, लेकिन धीरे धीरे जब ये लोकल मीडिया में इस तरह की फुटेज पाकर सुर्खियों में आने लगी तो फिर लोगों ने इनके विषय में जानना शुरू किया। लोग जब इनके विषय में जानना शुरू किए तो पूरा इतिहास खंगाल लिए। इतिहास खंगालते खंगालते यूपीएससी तक पहुंच गए। जानकारी पता चली कि ये वही मैडम हैं जिन्हें आईएएस सिलेक्शन के बाद जब मेडिकल के लिए मेडिकल बोर्ड के द्वारा बुलाया गया एम्स में, तो इन्होंने 6 बार तक छकाया। मतलब क्या है, आइए मैं आपको प्रक्रिया बताता हूं। देखिए, सामान्यतया जब आपका सिलेक्शन होता है किसी भी सरकारी सेवा में, तो सरकारी सेवा की आवश्यकता के अनुरूप आपका मेडिकल किया जाता है। जब आप सर्विसेज में जाते हैं तो यह जांचा जाता है कि आपने जिस तरह का पद मांगा है, क्या आप उसके लिए उपयुक्त हैं। अगर आपने अपनी तरफ से कहा है कि मैं फिजिकली चैलेंज्ड हूं, तो क्या फिजिकली चैलेंज्ड होने का आपने जो दावा किया था वो सत्य था। अगर सत्य है तो आइए और आपकी जांच डॉक्टर के द्वारा कर ली जाए। इन्होंने अपने द्वारा चूंकि एमडी मेंशन किया हुआ था, यानी मल्टीपल डिसेबिलिटी अपने बारे में शो किया हुआ था, तो ऐसी स्थिति में ये सिलेक्शन पाकर आईएएस की लिस्ट में तो जगह बना गई। लेकिन अब इस बात को जांचने के लिए लिस्ट के बाद मेडिकल हुआ और मेडिकल के लिए इन्हें 6 बार बुलाया गया। लेकिन जब 6 बार बुलाया गया तो मैडम एम्स में नहीं पहुंची, यानी एम्स के द्वारा इन्हें अलग अलग तारीखें देकर बुलाया गया कि मैडम आप चले आइए, क्योंकि आपने अपने बारे में मल्टीपल डिसेबिलिटीज का कैटेगरी डाला है, एक बार जांच कर लेते हैं कि क्या आप वाकई में दृष्टि बाधित हैं। सबसे पहले 22 अप्रैल 2022 को दिल्ली के एम्स अस्पताल में उनकी मेडिकल जांच कराने का फैसला लिया गया, लेकिन उन्होंने तब अपने आप को कोविड पॉजिटिव बताकर इनकार कर दिया। इसके बाद 26 मई को आपको एम्स अस्पताल के द्वारा बुलाया गया, 27 मई को एम्स अस्पताल के द्वारा बुलाया गया। यह हर बार जांच से इनकार करवाती रही। 1 जुलाई को पूजा को फिर से एम्स बुलाया गया, लेकिन यह नहीं पहुंची। 26 अगस्त 2022 को फिर एम्स में बुलाया गया, तब यह जांच के लिए तैयार हुई, लेकिन उन्होंने
एमआरआई में एंट्री नहीं ली। मतलब जब जांच में पहुंची तो वो वाली जांच जहां से ये तय हो जाता कि क्या वाकई में ये दृष्टि बाधित हैं, क्योंकि इन्होंने सर्टिफिकेट में दिखाया है कि मुझे देखने में दिक्कत है, तो इसको जांचने के लिए जो एमआरआई करनी थी जिसमें न्यूरो ऑप्थोमेलॉजिस्ट की मौजूदगी में होना जरूरी था, उसमें ये नहीं पहुंचती हैं। ये जब नहीं पहुंचती हैं तो एम्स के ड्यूटी ऑफिसर इन्हें कई बार बुलाते हैं, लेकिन ये एमआरआई कराने नहीं पहुंचती हैं। इसके बाद 25 नवंबर को जब पूजा को दोबारा बुलाया गया तो फिर उन्होंने इनकार कर दिया कि मैं नहीं आऊंगी। लेकिन अचानक ये एमआरआई सेंटर से रिपोर्ट लेकर और यूपीएससी को सौंप देती हैं। किसी बाहरी एमआरआई सेंटर से ये रिपोर्ट बनवाती हैं और यूपीएससी को सौंप देती हैं। एम्स के पैनल के द्वारा जो जांच की जानी थी, उस एम्स के पैनल की रिपोर्ट के स्थान पर ये कोई और एमआरआई की रिपोर्ट ले जाकर सौंपती हैं। लेकिन इस बात पर केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में इस बात की चुनौती दी जाती है। यूपीएससी कहती है कि भैया हमें इस बात पर आपत्ति है, एम्स की रिपोर्ट मांगी गई थी, आप एम्स से नहीं लाई, आप अपने स्तर पर कहीं से रिपोर्ट ले आई हैं। ऐसी स्थिति में हम इस बात को प्रशासनिक न्यायाधिकरण यानी कैट के अंदर चुनौती देते हैं। लेकिन पता नहीं अचानक क्या हुआ, फरवरी 2023 को कैट ने खेड़कर के खिलाफ फैसला सुनाया। लेकिन इसके बाद अचानक एमआरआई सर्टिफिकेट स्वीकार कर लिया गया और इनकी नियुक्ति को वैध करार दे दिया गया। यानी कि कोई बहुत पावरफुल आदमी संभवतया इनके निर्णय को पलटाने में कामयाब हुआ होगा, ऐसा लोगों के द्वारा कयास लगाया जा रहा है। क्योंकि जिस कैट ने पूजा खेड़कर के खिलाफ फैसला सुनाया, वो फैसला जिसमें कि बाहर से लाया हुआ एमआरआई अलाउ नहीं था, लेकिन अचानक उस एमआरआई को स्वीकार कर लिया जाता है और इनकी नियुक्ति को वैध करार दे दिया जाता है, तो फिर बड़ा सवाल बनता है। और वो सवाल ये है कि क्या यूपीएससी भी कॉम्प्रोमाइज होता है? लोगों का प्रश्न यूपीएससी की पवित्रता पर, उसकी सैंक्टिटी पर खड़ा हो जाता है। पहला पॉइंट तो ये था। दूसरा पॉइंट निकलता है, आपने अपने कैटेगरी में अपने आप को ओबीसी बताया हुआ है, अदर बैकवर्ड क्लास से आपने एंट्री ली है। ओबीसी के अंदर इनकी जो आय है वो इन्हें क्रीमी लेयर में ले जाती है। असल मायने में इनके पिताजी 40 करोड़ रुपए की संपत्ति रखते हैं। यह संपत्ति किसी मीडिया ने नहीं, अपितु इनके पिताजी ने ही चुनाव लड़ते समय बताई थी। चुनाव कब लड़े थे? इनके पिताजी पूर्व सिविल सर्वेंट थे। नौकरी से निकलने के बाद आपने चुनाव में पार्टिसिपेट किया, तो अपना जो हलफनामा जाहिर किया उसमें इन्होंने बताया कि मेरे पास 40 करोड़ रुपए की संपत्ति है। जो संपत्ति इन्होंने बताई, उस संपत्ति के अधिकार आधार पर इन्हें क्रीमी लेयर में होना चाहिए था। और ओबीसी का जो क्रीमी लेयर है वो यूपीएससी में जनरल के समान ही ट्रीट किया जाता है। यानी टोटल फैमिली इनकम अगर 8 लाख रुपए से ऊपर है तो आपको जनरल कैटेगरी के अंदर ही ट्रीट किया जाता है, आपको ओबीसी का बेनिफिट नहीं मिलता। तो फिर यह बड़ा सवाल है कि इनके पिताजी जहां 2004 में चुनाव लड़कर अपने आप को 40 करोड़ रुपए के साथ घोषित करते हैं, 48 लाख रुपए इनकी आय कृषि से होती है, 110 एकड़ कृषि भूमि इनके परिवार में है, जो कि अपने आप में कृषि सीमा भूमि अधिनियम का उल्लंघन है। इसके अलावा 6 दुकानें हैं, 7 फ्लैट है, सोना है, हीरे हैं, घड़ियां हैं, कारें हैं, और तो और ये खुद प्रमाण है, जिस कार से ये जाकर ज्वाइन की है वो भी 45-50 लाख रुपए की कम से कम आती है। ऐसी स्थिति में जहां 8 लाख रुपए सालाना आय ना होती हो, आप ओबीसी का सर्टिफिकेट लगाती हैं, ओबीसी कैटेगरी का लाभ उठाती हैं और परीक्षा के अंदर जगह बना ले जाती हैं। इनके पिताजी का नाम दिलीप गोविंदा खेड़कर है, जिनके बारे में सारी जानकारियां निकलकर आती हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इनके द्वारा बताई गई जानकारी मेलाफाइड इंटेंशन की तरफ इशारे कर रही हैं। कुछ लोगों ने इनके जो मॉक इंटरव्यूज थे उनकी क्लिप्स निकाल कर इनकी जानकारी साझा करना शुरू किया कि एक तरफ ये अपने आप को डॉक्टर बता रही हैं, कह रही हैं कि मैं प्रैक्टिशनर हूं, मैं प्रैक्टिस करती हूं, डॉक्टरी प्रैक्टिस कर रही हूं। वहीं दूसरी तरफ जब यूपीएससी में फॉर्म भर रही हैं तो जीरो आमदनी दिखा रही हैं। इनकी पिताजी की आय, पिताजी खुद पब्लिकली स्वीकार कर रहे हैं कि 40 करोड़ की संपत्ति है, फिर भी ये 8 लाख रुपए की आय से अपने आप को नीचे रख रही हैं। इसका मतलब यह हुआ कि कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी तरफ से कुछ गलत जानकारियां साझा की हैं। हालांकि इस विवाद को होता देख इनका फिलहाल के लिए ट्रांसफर कर दिया गया है, इन्हें किसी दूसरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर भेज दिया गया है। लेकिन जब इनसे पूछा गया कि क्या आप इस पर कोई प्रतिक्रिया देंगी, तो इन्होंने अपनी तरफ से यही कहा कि मुझे सरकार की तरफ से कुछ कहने से इनकार किया गया है। बड़ा सवाल यह बनता है कि क्या केंद्र सरकार इस बात पर जांच कराएगी? तो आंसर है कि सेंटर ने इस बात के लिए एक पैनल गठित कर दिया है जो कि इनके डिसएबिलिटी क्लेम की जांच करेगा, नंबर 1। नंबर दूसरा, इनके जो भी आरोप इनके ऊपर लगे हैं उन सब के बारे में जांच करके ही वो सही का दूध और पानी का पानी करेगा।